नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है भाई साहब किसका? सेकंड ग्रेड का है। डिपार्टमेंट कौन सा है? संस्कृत डिपार्टमेंट है ना? सामान्य वाला नहीं है, संस्कृत डिपार्टमेंट है। लेकिन सिलेबस वही है, एक भी अक्षर का अंतर नहीं है। चाहे वो सामान्य डिपार्टमेंट हो, है ना, सेकंड ग्रेड एसएस का, या फिर संस्कृत वाली हो। बस इसमें पोस्ट कम आती है, लेकिन सिलेबस में कोई भी अंतर नहीं होता है। सेम टू सेम वही है। ये नहीं है कि भाई संस्कृत है इसमें संस्कृत आएगी, नहीं। वही सिस्टम है, सिर्फ संस्कृत डिपार्टमेंट अलग है। तो किसका है? सोशल साइंस का है। एग्ज़ाम डेट क्या है? 13/2/23 है। 13/2/23 है ना? ये रिंकू राठी है जो पेपर वगैरह अपलोड करता है हैं। अब इसके बाद में आंसर की डेट क्या है? मॉडल आंसर की इशू डेट है 15/6/2023 और ग्रुप ए का है ये। ठीक, ग्रुप ए का है। आरपीएससी के माध्यम से परीक्षा ली गई है। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के हो, ठीक है ना, एकदम बेस्ट है, सबसे उपयोगी होते हैं। ऑथेंटिक किताब होती है सबसे बेस्ट। इसके बाद में ओल्ड क्वेश्चन पेपर जितने हो सके उतने रिगाड़ो, यानी निकालो। तो चलिए चलते हैं आगे। हैं, पहला है भाई साहब, चल बताइए क्या आएगा इसमें। पहला में दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? जब ये वो कौन करता है, कौन सा? भैया भैया ये झालावाड़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं होती है। वन तो उदयपुर में, राजसमंद में है। झालावाड़ एक में एक सही है। ठीक, एक में एक सही है झालावाड़। फिर डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में अधिकांशतः है। ये पर्वतीय मृदा आएगी यार, यहाँ पर लाल लोम मृदा करें। देख जिप्सी फेरम, ये जिप्सी तो यानी कि जिप्सी से घूम रहे हैं अपन बीकानेर के दौरों में, है ना। जिप्सी फेरम तो वो है रेतीली, है ना, बीकानेर में। ग्रे ब्राउन ये वो है भूरी बनास। पर्वतीय मृदा, अब यहाँ पर लाल लोम मृदा। अब ये जो लाल लोम मृदा होती है पर्वतीय इलाके में ही पाई जाती है। जब अब इसमें क्या करें? क्या पर्वतीय मृदा कर दें इसमें? चल देखते हैं, है ना, कि 3 और 4 में से हुए। तो पर्वतीय मृदा, यहाँ पर लाल लोम मृदा, लाल लोम करें क्या इसमें? तो चल 3 करते हैं, है ना, देखी जाएगी 2 में। नहीं, लाल लोम है यार, लाल लोम है, लाल लोम है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लाल लोम। एसीसी लिमिटेड की एक सीमेंट इकाई है। एसीसी कंपनी, एसीसी का सीमेंट नहीं आता है क्या? देखा होगा आप। एसीसी लिमिटेड की एक कंपनी ये है, किसमें? देख गौटन नहीं है इसमें, क्लियर है। अब एसीसी लाखेरी कर देते हैं क्या? नम्बा हेड़ा लाखेरी, यहाँ पर सुरही में एसीसी चल लाखेरी करते हैं यार, यहाँ पर सुरही है। चल लाखेरी देखते हैं, 3 में 2 है लाखेरी, ये याद होना चाहिए यार। एसीसी लाखेरी, है ना, एसीसी लाखेरी एक सीमेंट इकाई है। 3 में 2 लाखेरी में, ठीक, लाखेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच अंतर लगभग था, यानी कि पुरुष और महिला अंतर क्या था इसमें? जब महिलाओं की थी शायद 67, पुरुषों की थी शायद 79। जब 67, जब 79 में से 67 घटाते हैं अपन, है ना, 7 और 2 और 6 1 12, जब 67 79, यहाँ पर कुछ और सिस्टम हो रहा है। 23.4 करते हैं, 4 में गलत है, 27 है यार। आंकड़ा पता नहीं है तो इसका मतलब कि पुरुषों की कितनी साक्षरता है और महिलाओं की कितनी साक्षरता है। 27% का अंतर है इनमें। 4 में 4 है, 27%। खर्च योग आय होती है, जब खर्च योग आय होती है जीडीपी, पूंजी उपभोग भत्ता, व्यक्ति आय का वह हिस्सा जिसका उपयोग एवं बचत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, उत्पादन के साधन की पूर्ति करने वालों, बता सकते हैं इसको। खर्च योग्य आय होती है जीडीपी, पूंजी उपभोग भत्ता,
व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपयोग एवं बचत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उत्पादन के साधन की पूर्ति करने वालों का कुल भुगतान। दो कर दें क्या इसमें? पल्ले नहीं पड़ रही बात यार। डिस्पोजेबल इनकम इज, जीडीपी क्या है? जीडीपी को तो जानते हैं, ग्रॉस, लेकिन ये अलग है, खर्च योग्य आय होती है। 5 में 2 है, 5 में 2 का मतलब व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग एवं बचत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग एवं बचत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, खर्च योग्य आय होती है। व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग एवं बचत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग एवं बचत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यार पढ़ तो लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आ रही ये बात। ही खर्च योग्य आय होती है व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग एवं बचत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। दैट ए पोर्शन ऑफ ए पर्सनल इनकम दैट कैन बी यूज फॉर कंसुपेशन एंड सेविंग। चल जाने दे, है ना। उपभोग फलन, ये एनसीईआरटी से है, ये जो अर्थशास्त्र आ रही है। उपभोग फलन दर्शाता है। उपभोग की इंग्लिश क्या है? द कंसुपेशन फंक्शन शो। उपभोग तथा धन के स्टॉक के बीच धनात्मक संबंध को, उपभोग तथा खर्च करने योग्य आय के बीच धनात्मक संबंध को, उपभोग तथा बचत के बीच ऋणात्मक संबंध को, उपभोग तथा खर्च करने योग्य आय के बीच 6 में 2 है। उपभोग तथा खर्च करने योग्य आय के बीच धनात्मक संबंध को उपभोग फलन दर्शाता है। उपभोग तथा खर्च करने योग्य आय के बीच धनात्मक संबंध को। ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ए कंपटीशंस एंड ए डिस्पोजेबल इनकम। 6 में 2 है। बेलगाम मुद्रास्फीति संबंधित है। बेलगाम मुद्रास्फीति संबंधित है। जब एक देश से अन्य देशों के बीच मुद्रास्फीति का फैलना, मुद्रास्फीति दर में कमी, अत्यधिक मुद्रास्फीति के काल जिसमें दरें, बेलगाम 7 में 3 है। अत्यधिक मुद्रास्फीति के काल जिसमें दरें 50% प्रतिमाह से अधिक हो। अत्यधिक मुद्रास्फीति के काल जिसमें दरें 50% प्रतिमाह से अधिक हो। बेलगाम पढ़ा नहीं यार ये। बेलगाम ए पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन रेट एक्सीडिंग 50% पर मंथ। अत्यधिक मुद्रास्फीति काल जिसमें दरें 50% प्रतिमाह से अधिक हो। 7 में 3 है भाई। जब कच्चे माल की लागत में वृद्धि हो जाती तो अन्य बातें यथावत रहने पर। 8 में 1 है। पूर्ति वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाता है। पूर्ति वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाता। जब कच्चे माल की लागत में वृद्धि हो जाती तो अन्य बातें यथावत रहने पर पूर्ति वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाता है। द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। एक वस्तु जिसकी अनेक निकट प्रतिस्थापन हो उसकी, एक वस्तु जिसकी अनेक निकट प्रतिस्थापन हो उसकी अत्यधिक लोचदार मांग होगी, कम लोचदार मांग होगी, इकाई लोचदार मांग होगी, पूर्णतः बेलोचदार मांग होगी। तो यानी कि ये ऑप्शन की बात कर रहा है। अगर एक चीज़ महंगी मिल रही है, अगर वही चीज़ उसी तरह की है और वो ऑप्शन है,
तो लोचदार अत्यधिक, तो क्या इसमें एक कर सकते हैं? नो में एक सही है, अत्यधिक लोचदार मांग होगी। हाई इलेक्ट्रिक डिमांड, है ना, संस्कृत की ये इकोनॉमिक्स की और साइकोलॉजी की, जो ज़्यादा ये हिंदी के भारी भरकम शब्द लगते हैं, हिंदी में समझने में समस्या आती है। अब इनको ज़रा सा इंग्लिश में देख लिया जाए ना तो काफ़ी आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, चाहे वो साइकोलॉजी हो चाहे वो अर्थशास्त्र हो। एक विवेकशील उपभोक्ता कभी भी किसी वस्तु की एक इकाई का उपभोग नहीं करेगा यदि उसकी, एक विवेकशील उपभोक्ता कभी भी किसी वस्तु की एक इकाई का उपभोग नहीं करेगा यदि इसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो। एक विवेकशील उपभोक्ता कभी भी किसी वस्तु की एक इकाई का उपयोग नहीं करेगा यदि इसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो। मतलब कि क्या कह रहा है ये, ए रिलेशन कंज्यूमर विल नेवर कंज्यूम ए यूनिट ऑफ ए गुड इफ इट्स, एक विवेकशील उपभोक्ता कभी भी किसी वस्तु की एक इकाई का उपभोग नहीं करेगा यदि इसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो। ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान हो, सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता से कम हो, सीमांत उपयोगिता वर्धमान हो। marginal utility is a diminishing marginal utility is less than a average utility। ठीक है, एक विशिष्ट समयावधि के दौरान यदि सरकारी खर्च कुल आगम से ज़्यादा हो जाता है तो इसे कहा जाता है घाटा। 11 में सरकारी बजट घाटा किसे कहते हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार आता है। एक विशिष्ट समयावधि के दौरान, ठीक है ना, यदि सरकारी खर्च ये इतना खर्च कर दिया और कुल आगम ये से ज़्यादा हो जाता है तो इसे कहा जाता है सरकारी बजट घाटा। गवर्नमेंट बजट डिफेक्ट निम्न में से कौन सा एमआई मुद्रा की परिभाषा का हिस्सा नहीं है? जब इसमें कौन सा अलग सा लग रहा है तेरे को? पेपर करेंसी, सिक्के, सावधि जमा, चेक जारी करने, डेबिट करने खाते। जब ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये सिस्टम अलग है ना, तो 12 में 3 कर दें क्या? 12 में 3 सही है भाई। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा एमआई मुद्रा की परिभाषा का हिस्सा नहीं है? सावधि जमा, पेपर करेंसी या सिक्के हैं? पेपर करेंसी, कॉइन्स, क्विंटल एंड विजिबिलिटी अकाउंट। जमा मुद्रा गुणक 5 होगा जब नगद कोष अनुपात 20% होगा, नगद कोष अनुपात 20% होगा। जमा मुद्रा गुणक 5 होगा जब जमा मुद्रा गुणक 5 होगा जब कचू है, पल्ले पड़ रही है क्या, कहीं है? द डिपॉजिट मल्टीपल इन 5 वैन 13 में तो है, नगद कोष अनुपात 20% होगा। यदि अर्थव्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों का अल्प उपयोग कर रही है तो केंद्रीय बैंक को करना चाहिए। यदि अर्थव्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों का अल्प उपयोग कर रही है ना, यदि अर्थव्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों का अल्प उपयोग कर रही है तो केंद्रीय बैंक को करना चाहिए। विनियोग खर्च को हतोत्साहित, समग्र मांग को बढ़ाने के लिए मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में कमी, समग्र मांग में कमी करने हेतु मुद्रा की पूर्ति में कमी। चौदह में 2 कर दें क्या? 2 सही है यार। यदि अर्थव्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों का अल्प उपयोग कर रही है तो केंद्रीय बैंक को करना चाहिए। एक्सपेंड द मनी सप्लाई टू इनक्रीज एग्रीगेटेड डिमांड, समग्र मांग को बढ़ाने के लिए मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। 14 में 2
प्रतिदर्श में जो अवलोकन सर्वाधिक बार आता है, प्रतिदर्श में जो अवलोकन सर्वाधिक बार आता है वह है, प्रतिदर्श में जो अवलोकन सर्वाधिक बार आता है वह है 15 में एक है बहुलक। प्रतिदर्श में जो अवलोकन सर्वाधिक बार आता है वह है, यार ये इकोनॉमिक्स एकदम कतई अच्छी तरह लेनी पड़ेगी यार, ये मामला बैठ नहीं रहा है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन गलत होते हैं यार। इकोनॉमिक्स नॉर्मल तो वही 10वीं लेवल तक के इकोनॉमिक्स की जो मेन धारणा है वो तो अच्छी तरह से आनी चाहिए ना। अब इसी प्रकार से चाहे वो इंग्लिश हो, अब वो 10वीं तक की इंग्लिश की जो मेन सब वो है वो तो आनी चाहिए ना। इसी प्रकार साइंस है, इसी प्रकार इंग्लिश है। भाई किसी को अगर जॉब भी लगनी है तो 10वीं तक की, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है या फिर मैथ है, ठीक है, और यहाँ पर ये अर्थशास्त्र है या फिर साइंस है, अब ये तो एकदम क्लियर ही चाहिए ना। भाई जीके को तो सभी करते हैं, उसमें तो कोई हेर फेर नहीं है, लेकिन जीके का क्या है कि भंडार ज़्यादा है, ठीक है ना। उसमें तो उसमें नेगेटिव की भी संभावना रहती है, लेकिन इनका तो फिक्स सिलेबस रहता है कि यहाँ से ही आएगा, इसी प्रकार का आएगा, बस तोड़ मरोड़ देगा। तो ये क्लियर करना ज़रूरी है। ये 15 में एक है, प्रतिदर्श में जो अवलोकन सर्वाधिक बार आता है वह है, बहुलक को मोड बोलते हैं, मोड। माध्यिका को मीडियन। जो बहुलक, बहुलक मतलब मोड। प्रतिदर्श में जो अवलोकन सर्वाधिक बार आता है। 13 संख्याओं का समांतर माध्य चॉइस है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा। 13 संख्याओं का समांतर माध्य चॉइस है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो समांतर माध्य चॉइस है। तो इसका क्या करें, क्या 21 करें या फिर 27 करें। 16 में 27। यदि बहुलक तथा माध्य क्रमशः 30 तथा 35 दिए हुए हैं तो माध्यिका को ज्ञात कीजिए। यदि बहुलक तथा माध्य क्रमशः 30 तथा 35 दिए गए हैं तो माध्यिका को ज्ञात कीजिए। तो इसमें यही आ सकता है। 19 करें क्या इसमें। 17 में 33.3 है। भौतिक गुणवत्ता जमीन सूचकांक PQLI निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई अवधारणा है। PQLI का मतलब है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI, 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 PQLI। 18 में 3 है भाई। MD मॉरिस, MD मॉरिस। PQLI का पूर्ण रूप क्या है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, MD मॉरिस। कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में प्रारंभ की गई। जब 19 में 2 है, 2015। कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में प्रारंभ की गई। 19 में 2, 2015। कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में प्रारंभ की गई। 2015। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ये वो है ना, कौन सा मानव विकास की बात कर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करता है, यानी HDR। HDR का पूर्ण रूप है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। UNDP है भाई, ठीक, ये इनका पूर्ण रूप ही याद रखना ज़रूरी है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब देखें विश्व बैंक का वर्ल्ड बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF। अब पूछेगा वो IMF का पूर्ण रूप क्या है, IMF है ना। जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और WEE का,
एफ का WEF का है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और UNDP का यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोबारा देख लें, वर्ल्ड बैंक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। IMF का है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और WEF का है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNDP का है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 4 है इसमें 20 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब संधारणीय विकास लक्ष्य अपनाए गए? 2012 कर दें क्या इसमें, या 14 करें? 21 में 2015 है। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 22 में 3 है, 12वां। निम्नलिखित में से किसे हरित लेखांकन भी कहा जाता है? नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व, फोरेंसिक लेखांकन, पर्यावरण लेखांकन, निगम लेखांकन। जब ये हरित लेखांकन की बात कर रहे हैं ना, तो क्या इसमें एक कर सकते हैं या फिर 3 करें? एक ही करते हैं। चल 23 में 3 है यार। हरित लेखांकन भी कहा जाता है, पर्यावरण लेखांकन। नॉर्मल क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से न्याय का हकदारी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जब रॉबर्ट नॉजिक। 24 में रॉबर्ट नॉजिक, न्याय का हकदारी सिद्धांत। क्वेश्चन देख तू, न्याय का हकदारी सिद्धांत रॉबर्ट नॉजिक है भाई। निम्नलिखित में से कौन से सत्ता के प्रकार का उल्लेख मैक्स वेबर ने नहीं किया? 25 में 4 है मैक्स वेबर ने, जबकि विवेक सम्मत, विधिक, परंपरागत, करिश्मावादी। कौन से सत्ता प्रकार का उल्लेख मैक्स वेबर ने नहीं किया? मैक्स वेबर ने किया है विधिक सम्मत, विधिक, परंपरागत, करिश्मावादी। विवेक सम्मत, विधिक, विवेक सम्मत, विधिक, परंपरागत, करिश्मावादी। मैक्स वेबर संवैधानिक नहीं है। अगर इसको करते तो ये हो भी जाता भाई संवैधानिक, क्योंकि इसको तो कोई नहीं करता। 25 विवेक सम्मत, जब रैशनल, लीगल, ट्रेडिशनल, करिश्मावादी है ना। पुस्तक और लेखक पता नहीं। 26 में 2 है, यानी कि 4 1 3 2, 4 1 3 2। ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, ऑन लिबर्टी। टू कॉन्सेप्ट, जब सुन मेरी बात, ये तो इधर है पुस्तक और ये लेखक है। जब ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? ऑन स्टुअर्ट मिल की है। और टू कॉम्प्लेक्स ऑफ लिबर्टी, ये रचना है इजिया वर्लिन की। एनार्क स्टेट एंड यूटोपिया, ये रचना है रॉबर्ट नॉजिक की। द रोड टू सफेरडम, ये है F.A. हायेक की। ये याद भी नहीं होगा, चल छोड़, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता नहीं है? राजनीतिक विज्ञान के, वो अब अर्थशास्त्र क्लियर होगी, अब पॉलिटिक्स आ रही है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता नहीं है। जब आनुभाविक अध्ययन, तथ्यों पर आधारित संस्थाओं का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। जब व्यवहार का अध्ययन ये नहीं है, संस्थाओं का है, तथ्यों का है, तो इसमें 4 कर सकते हैं क्या? 27 में यार संस्थाओं का अध्ययन है भाई। राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता ये संस्थाओं का अध्ययन नहीं है, ठीक। जबकि आनुभाविक अध्ययन है, तथ्यों पर आधारित है, व्यवहार का अध्ययन है। निम्न में से कौन सा विचारक पॉलिटिक्स हु गेट्स वॉट व्हेन हाउ का लेखक है? 28 में 2 है, हेराल्ड लॉसवेल है।
इनमें कौन सा विचारक? पॉलिटिक्स। हु गेट्स वॉट व्हेन हाउ? हेराल्ड लॉसवेल। ठीक है भाई, हेराल्ड लॉसवेल। गेट्स वॉट व्हेन हाउ, हेराल्ड लॉसवेल। अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतो द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सही है ये, आत्मार्पित। जब 29 में थी, सही है ना, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित। निम्नलिखित में से किस बात में संघवाद को भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया है? निम्नलिखित में से किस बात में संघवाद को भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया है? संघवाद को भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया। ये 1935 नहीं है क्या? नहीं, ये यार ये वो है, कौन सा पढ़ा था ये अपन ने, देख। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चल यही करते हैं ना। 30 में 1 नहीं, 30 में 2 है यार, बम्बई है। निम्न में यहाँ से क्वेश्चन आता है एक जरूरी बातों से। निम्नलिखित में किस बात में संघवाद को भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया है? 2 है। SR बम्बई बना भारत संघ। निम्नलिखित में किस बात में संघवाद को भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया है? SR बम्बई बनाम भारत संघ 1954 है। SR बम्बई बनाम भारत संघ। जब जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन इस प्रकार भी दे सकता है कि SR बम्बई बनाम भारत संघ 1954 संबंधित है मूलभूत ढांचा। निम्नलिखित में से किस बात में संघवाद को भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया है? संघवाद को SR बम्बई बनाम भारत संघ 1954। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का भाग नहीं है? है 31 में 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का भाग? संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है ना? संविधान के अतिक्रमण के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है ना, सही है यार। महाभियोग के लिए संकल्प कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया जाना चाहिए, जो सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो। 1/4। महाभियोग के लिए गए संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर महाभियोग लगा राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। जब एक तो सही है ना। अब ये यार ये 1/4 की बात कर रहा है, जो कि सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो। चल ये भी सही है ना, और ये भी सही है, महाभियोग 2/3। लेकिन 4 करें क्या इसमें? 31 में 4 सही है भाई, ठीक। 4 गलत है। देख, संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, राइट। महाभियोग के लिए संकल्प कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया जाना चाहिए, जो सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा
एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो। महाभियोग के लिए संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3, यानी हस्ताक्षर के तो लिए 1/4 चल जाएगी संख्या, कोई दिक्कत नहीं है हस्ताक्षर के लिए तो। लेकिन पारित करने के लिए ना महाभियोग के लिए संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। जब हस्ताक्षर के लिए 1/4 चल जाएगी, और ये कौन सा है, इसके लिए बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए 2/3। ठीक है। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। जब 11वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, जब परिवार कल्याण, अग्निशमन सेवाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महिला और बाल विकास। यार ये पढ़ा तो है, लेकिन परिवार कल्याण, अग्निशमन सेवाएं, ये शायद ये नहीं है ना। परिवार कल्याण है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, महिला और बाल विकास है। चल यही करते हैं। 32 में 4 सही है यार। महिला और बाल विकास है ना, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं, संविधान की 11वीं। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से। 9वीं अनुसूची उससे संबंधित है। अगर इसमें जो भी सम्मिलित कर दिया इस 9वीं अनुसूची में, उस पर उच्चतम न्यायालय यानी कि कानून नहीं बनाया जा सकता, यानी कि केस वगैरह नहीं कर सकते, या फिर इसको न्यायालय में नहीं ले जा सकते अगर जो 9वीं अनुसूची में जो विषय डाल दिए गए हैं उनको। वो है 10वीं अनुसूची किससे है? ये ग्रामीण प्रशासन से है। तो 11वीं अनुसूची ये नगरीय प्रशासन से है। अब इसमें तो ये 11वीं अनुसूची है ना। और देख लेना भाई 32 के बाद में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण करने के लिए उपबंध करने की अनुमति प्रदान करता है? 33 में 2 है, अनुच्छेद 16(4). समझ में को आई बात? 33 में 2 है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण करने के लिए उपबंध करने की अनुमति प्रदान करता है? जो वो EWS बनाया गया है ना, EWS, वो इसी अनुच्छेद के तहत बनाया गया है, 16(4). ठीक, 16(4). 1990 के दशक में भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए एक तरफा रियायतें देने को कहा गया। किधर की ओर कर रहा है? पड़ोसी देशों। जब पश्चिम की ओर देखो नीति या पूर्व की ओर देखो नीति, जब इसमें तो ये डायरेक्ट पड़ोसी की बात कर रहा है। जब गुजराइल करें या कृष्णा करें? 34 में गुजराइल है भाई, गुजराइल सिद्धांत। 1990 34 में 2 विदेश नीति से आ रहे हैं अब। गुजराइल सिद्धांत, गुजराइल सिद्धांत। निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सही नहीं है? ये सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है क्योंकि ये राज्य पर यह उत्तरदायित्व डालते हैं। इन्हें राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें लागू करना राज्य का कानूनी दायित्व है। कानूनी दायित्व नहीं है। 1 2 3 सही है, इसमें 4 है ना, 35 में 4 सही है। ठीक, राज्य पर उत्तरदायित्व डालते हैं, नैतिक उद्देश्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आयरलैंड
1962 के युद्ध के बाद किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार चीन की यात्रा की? या फिर राजीव गांधी? 36 में राजीव गांधी है। राजीव गांधी है। 1965 के युद्ध के बाद किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार चीन की यात्रा की? राजीव गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? जब देख, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का परस्पर सम्मान, अनाक्रमण और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता ये नहीं है। हस्तक्षेप 4 है, 37 में 4। ठीक, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का परस्पर सम्मान, अनाक्रमण, हस्तक्षेप ये नहीं है। यानी बिचौलिया को नहीं लाएंगे भाई अपने बीच में, मिल बैठ के ही करेंगे शांति से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रथम बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया था? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रथम बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया था? इसमें ये कर लेते हैं कौन सा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रथम बार निषेधाधिकार यानी कि नाटो का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया? सीरिया एवं लेबनान से विदेशी सेनाओं की वापसी, तिब्बत में चीनी दखल, संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता, बर्लिन की नाकेबंदी। 38 में यही है, सीरिया एवं लेबनान से विदेशी सेनाओं की वापसी। सीरिया एवं लेबनान से विदेशी सेनाओं की वापसी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए, यार जब ये भाई इसने नाटो का प्रयोग क्यों किया था? अगर विदेशी सेनाएं अगर सीरिया अगर लेबनान से निकल जाएगी तो क्या समस्या है? यानी कि वहाँ जो लड़ाकू है वो उभर आएंगे, तो फिर ओवर आने के बाद में वहाँ कहाँ विद्रोह करेंगे? वो किस पर अटैक करेंगे? वो क्या इजराइल पे करेंगे? आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए 9 सदस्यों के वोट के साथ 5 स्थायी सदस्यों के सकारात्मक वोट भी होने चाहिए। इस नियम को क्या कहा जा सकता है? ये शायद लोचशील मैथक है। 39 में महाशक्ति मैथक है। महाशक्ति मैथक मतलब क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए 9 सदस्यों के वोट के साथ 5 स्थायी सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट भी होने चाहिए। इस नियम को क्या कहा जाता है? ग्रेट पावर यूनिमिटी। महाशक्ति मैथक। न्यायशीलता परिषद ने किस दिनांक से अपने कार्य स्थगित कर दिए? 40 में 4 है, 1 नवंबर 1994। द ट्रुस्टशिप काउंसिल 1 नवंबर 1994। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों को उनके कार्यकाल के कालक्रमों अनुसार व्यवस्थित कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये नहीं पता, आता भी नहीं है। 41 में 1 है भाई, यानी सबसे पहले ट्रेगवेली है ना, महासचिव की बात कर रहा है। और हैं डेग हैमरशोल्ड है, यू थॉट है, कुर्त वाल्ड हिम है। यानी कि ट्रेगवेली, फिर डेग हैमरशोल्ड,
यू थॉट कुर्त वाल्ड हिम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व बैंक से संबंधित नहीं है? विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। मूलतः यह विकसित देशों की सहायता के लिए स्थापित है। विश्व बैंक समय के क्रम में विश्व बैंक में पुनर्निर्माण से विकास की ओर केंद्रित हुआ। संबंधित नहीं है, यह विकसितों के लिए नहीं है वर्ल्ड बैंक। यही है शायद 42 में थी। सही है। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। जब इसको ऐसे कर सकते हैं, देख वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं ना, ये डब्लू है ना, यानी कि वर्ल्ड बैंक, यानी कि वी से वा, वैसे वे है ना, विश्व बैंक वाशिंगटन, विश्व बैंक वाशिंगटन, बस विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन। मूलतः यह विकसित देशों की सहायता के, ये नहीं है, ये सभी के लिए, चाहे विकसित हो चाहे विकासशील हो। समय के क्रम में विश्व बैंक पुनर्निर्माण से विकास की ओर केंद्रित हुआ है। पुनर्निर्माण से विकास की ओर। लेकिन फिलहाल में है ना, फिलहाल में मैं वर्ल्ड बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहा हूँ। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो इजराइल में पूरी तरह से फैल है। इजराइल है, लेबनान है, गाज़ा है, ठीक है ना, वहाँ जो युद्ध हो रहे हैं वहाँ वर्ल्ड बैंक पूर्ण तरह से फैल है। इधर रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है वहाँ वर्ल्ड बैंक पूरी तरह से फैल है। क्योंकि भाई जो युद्ध को नहीं रोक पा रहा है, ठीक है ना, वो संगठन वो एक तरह से फैल ही है। एक क्रिकेट मैच का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करने के लिए निम्न पहलुओं में से किसे सम्मिलित किया जाएगा? पहले क्या आई? इकोनॉमिक्स, है ना, अर्थशास्त्र। फिर क्या आया? ये आई पॉलिटिक्स, जिसमें वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह ये आया है ना। अब ये समाजशास्त्र आ रहा है। एक क्रिकेट मैच का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य अध्ययन करने के लिए निम्न पहलुओं में से किसे सम्मिलित किया जाएगा? 43 में 3 है। अंतःक्रिया प्रतिमान, अंतःक्रिया प्रतिमान, इंटरेक्शन पैटर्न, अंतःक्रिया प्रतिमान। निम्न में से कौन सा पद एलेक्स इंकल्स ने हार्ट इज सोशियोलॉजी में नहीं बताया? 44 में 4 है। संरचनात्मक। निम्न में से कौन सा पद एलेक्स इंकल्स ने हार्ट इज सोशियोलॉजी में नहीं बताया? संरचनात्मक, जबकि ऐतिहासिक अनुभविक विश्लेषणात्मक। यानी कि हार्ट इज सोशियोलॉजी किसकी रचना है? एलेक्स इंकल्स की है। संरचनात्मक नहीं है, इसमें ऐतिहासिक है, अनुभविक है, विश्लेषणात्मक है। दुर्किम के अनुसार समाजशास्त्र के 3 मुख्य भाग हैं। निम्न में से कौन सा इसका भाग नहीं है? 45 में 4 है। जब सामाजिक स्वरूपशास्त्र, सामाजिक शरीरशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र। दुर्किम के अनुसार समाजशास्त्र के 3 मुख्य भाग हैं। सामाजिक स्वरूपशास्त्र है, सामाजिक शरीरशास्त्र है, सामान्य समाजशास्त्र है, सोशल ये देख लेते हैं ना, स्वरूपशास्त्र, शरीरशास्त्र, समाजशास्त्र, सामाजिक है ना, और सामान्य, ये सामाजिक स्थिति की नहीं है। 45 सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, ये कथन किसका है? मैकाइवर। निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण का आधार नहीं है? 47 में 4 है। राजनीतिक सत्ता। कौन सा प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण का आधार नहीं है? राजनीतिक सत्ता। लिंग भेद है, आयु भेद है, जन्म है। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण का आधार नहीं है, इसका मतलब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ डिटरमाइनेशन ऑफ ए अर्चिव स्टेटस? ये राजनीतिक सत्ता नहीं है, लिंग भेद है, जन्म है, आयु भेद है।
निम्न में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? जब शारीरिक समीपता, स्थिरता, छोटा आकार, सीमित संचार। प्राथमिक समूह की शारीरिक सामीप्य, है ना, स्थिरता, छोटा आकार, सीमित संचार। ये एक करें क्या इसमें? शारीरिक सामीप्य मतलब 48 में यही है सीमित संचार। सही है, ये प्राथमिक समूह की बात कर रहा है ना। शारीरिक सामीप्य, छोटा आकार, स्थिरता, सीमित संचार। भाई प्राथमिक अपनी क्या होती है? प्राथमिक उपयोगिता या प्राथमिकता क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। वहाँ से है क्वेश्चन। अगस्त कौंत ने सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तरों को उल्लेख किया है। निम्न में कौन सा उनमें से नहीं है? 49 में 2 है। साधक उनमें से नहीं है, साधक नहीं है। आध्यात्मिक है, धार्मिक है, साक्ष्यवादी, प्रत्यक्ष है। अगस्त कौंत ने सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तरों का उल्लेख किया है। निम्न में से कौन सा उनमें से नहीं है? साधक नहीं है। आध्यात्मिक है, धार्मिक है, साक्ष्यवादी। निम्न में से कौन सा कारक जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आधुनिक आवागमन के साधनों का प्रभाव, ये नहीं है। जबकि पाश्चात्य शिक्षा है, नवीन व्यवसायों का प्रभाव है, जजमानी संबंध है। 50 में 2 सही है ना। निम्न से कौन सा कारक जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, उल्टा बता दिया है ना। परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक आवागमन के साधनों का प्रभाव और नवीन व्यवसायों का प्रभाव। ये है जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी, लेकिन जजमानी संबंध नहीं है। इससे जाति व्यवस्था बनी रहती है जजमानी संबंध से। अवकाश भर का सिद्धांत किसने दिया? 51 में। इक्यावन में 3 है। अवकाश भर का सिद्धांत किसने दिया? वेवलेन। अवकाश भर का सिद्धांत किसने दिया? वेवलेन। प्रो घोड़ियों के अनुसार वर्ण शब्द का अर्थ निम्न में से किससे संबंधित है? प्रोफेसर घुरिये। बामन में रंग है, प्रोफेसर घुरिये, रंग। भारत में जाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 53 में 2 है। जाति संस्करण का आधार आनुष्ठानिक है। भारत में जाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जाति संस्करण का आधार आनुष्ठानिक है। निर्धनता का प्रमुख कारण पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण है। यह कथन किसका है? के मार्क्स का। टी.के. ओमन ने सांप्रदायिकता के निम्न में से किस आयाम का उल्लेख नहीं किया? 55 में 4 है, विशिष्टतावादी। जबकि आत्मसात करने वाला, कल्याणकारी, अलगाववादी। टी.के. ओमन ने सांप्रदायिकता के निम्न में से किस आयाम का उल्लेख नहीं किया? जबकि आत्मसात करने वाला, कल्याणकारी, अलगाववादी। टी.के. ओमन ने सांप्रदायिकता के निम्न में से किस आयाम का उल्लेख नहीं किया? विशिष्टतावादी। आत्मसात करने वाला है ना, और कल्याणकारी है, अलगाववादी, विशिष्टतावादी नहीं है। टी.के. ओमन। कौन सी एक भारतीय समाज के लिए समकालीन सामाजिक समस्या नहीं है?
जब आतंकवाद सामाजिक की समस्या की बात कर रहा है ना। आतंकवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, प्रजातंत्रवाद कर दें क्या इसमें 56 में? सही है, प्रजातंत्रवाद। सांप्रदायिकता है, आतंकवाद है, क्षेत्रवाद है। निम्न में से किसका संबंध जनसंख्या वृद्धि की समस्या से नहीं है? जब खाद्यान्न की कमी, आवास की कमी, बेरोजगारी, एड्स की समस्या। 57 में एक सही है, खाद्यान्न की कमी, बेरोजगारी, आवास की कमी। के.एम. कपाड़िया ने निम्न से किसको हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं माना? हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं माना। जब मोक्ष रति प्रजा धर्म हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं माना। प्रजा 58 में नहीं, मोक्ष है। के.एम. कपाड़िया निम्न से किसको हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं माना है, मोक्ष नहीं माना है। ठीक है, 58 में एक। जब प्रजा है, धर्म है, रति है। जब विवाह के पश्चात पति पत्नी में से कोई भी एक दूसरे के पिता के घर निवास नहीं करते और स्वयं का नया घर बसा कर रहते हैं तो ऐसे परिवार को कहते हैं नवस्थानीय, पितृस्थानीय, रक्त संबंधी। ये वो है कौन सा? नव स्थानीय कर दें क्या इसको? यहाँ पर रक्त संबंधी करें। चल 3 करते हैं। 59 में 3 है, नव स्थानीय। भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4। 60 में 4। निम्न में किस आश्रम में घर को त्याग कर जंगल में तपस्या जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है? वानप्रस्थ है। 61 में तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस पुस्तक के संपादक कौन है? 62 में एक है, डवाइट वाल्डो। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। ये कथन किसका है? लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। ये कथन किसका है? वुडरो विल्सन कर दें क्या? काफ़ी नाम सुना है इसका। 63 में नहीं भाई, एल.डी. वाइट है। एल.डी. वाइट, लोक प्रशासन। सेकंड ग्रेड में सिर्फ समस्या यही है, इसमें यार 6 सब्जेक्ट है। अब तू 6 सब्जेक्टों को अगर करेगा ना तो इसमें अर्थशास्त्र भी है और पॉलिटिकल भी है, और ये नहीं है गहराई से पूछते हैं तो अर्थशास्त्र है, पॉलिटिकल है, समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, और इनमें जो कुछ सब्जेक्ट है उनका और एग्ज़ाम है उनमें कम योगदान है। और ये 6 सब्जेक्ट तो ऐसा नहीं है कि भाई चल नॉर्मल पूछ लिया, नहीं, बढ़िया पूछते हैं एकदम गहराई से, बी स्तर से। कुछ क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल। 64 में चौंसठ में 3 है। 64 में 3 है, नैतिकता। निम्न में से कौन सा नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है? नैतिकता। निम्न में से कौन सा नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है? नैतिकता। निम्न में से कौन सा नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है? जब मूल्य है, परिवर्तन है, प्रासंगिकता है,
इनमें से कौन सा नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है? मूल्य परिवर्तन प्रासंगिकता। मूल्य परिवर्तन प्रासंगिकता, नैतिकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि फास्टकॉर्ड शब्द के अंतर्गत नहीं आती? समन्वय कर, निर्देश, मैसेज में नीति बनाना फास्टकॉर्ड शब्द के अंतर्गत नहीं आती। नीति बनाना, जबकि निर्देश देना, समन्वय करना, रिपोर्ट बनाना। निर्देश देना, समन्वय करना, रिपोर्ट बनाना। निम्न में कौन सी एक गतिविधि फास्टकॉर्ड शब्द के अंतर्गत नहीं आती? फास्टकॉर्ड, POSDCORB। ये पॉलिसी मेकिंग नहीं है इसमें, है ना। 65 में निर्देश देना, समन्वय करना, रिपोर्ट बनाना। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक FW टेलर से संबंधित नहीं है? शॉप मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स है। FW टेलर से संबंधित नहीं है। FW टेलर, जब शॉप मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। 66 है ना। निम्नलिखित में किसे व्यवहारवाद का जनक माना जाता है? वाटसन तो है नहीं है इसमें, है ना, वो तो साइकोलॉजी में। 67 में एक है डेविड एस्टन, व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। डेविड एस्टन है भाई, डेविड एस्टन। निम्नलिखित चिंतकों में से किस एक ने संगठन में गैंग प्लांक की धारणा का विकास किया? गैंग प्लांक की धारणा का विकास किया। 68 में 4 हेनरी पोलेल है। निम्नलिखित चित्रों में किस एक ने संगठन में सॉन्ग बढ़िया है भाई। निम्नलिखित चिंतकों में किस एक ने संगठन में गैंग प्लांक की धारणा का विकास किया? जब 68 में 4 है हेनरी फ्योल। किस एक ने संगठन में गैंग प्लांक की धारणा का विकास किया? हेनरी फ्योल गैंग प्लांक की धारणा का विकास किया, हेनरी फ्योल। निम्नलिखित गतिविधि में कौन सी एक हर्बर्ट साइमन द्वारा वर्णित निर्णय निर्माण प्रक्रिया की गतिविधि नहीं है? जब 69 में 4 है, ये नहीं है, ठीक, ये नहीं है। आसूचना, प्रारूप, चयन। निम्न गतिविधि में कौन सी एक हर्बर्ट साइमन द्वारा वर्णित निर्णय निर्माण प्रक्रिया की गतिविधि नहीं है? आसूचना है, प्रारूप है, चयन है। आसूचना, प्रारूप, चयन, 4 नहीं है। निम्न से कौन सा एक मैरी पॉकर पॉलेट द्वारा सुझाए गए नेतृत्व का प्रकार नहीं है? 70 में 3 है, जबकि पद से नेतृत्व, व्यक्तित्व से नेतृत्व, कार्य से नेतृत्व। मैरी पार्कर पॉलेट द्वारा सुझाए गए नेतृत्व प्रकार नहीं है, जब इसमें ये नहीं है ज्ञान से नेतृत्व, जबकि पद से है, व्यक्तित्व से है, कार्य से है। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का सही अनुक्रम है? संप्रेषक, संदेश, माध्यम, संवाद प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का सही अनुक्रम है? जब 71 में 3 संप्रेषण, संप्रेषक, संदेश, माध्यम, संवाद प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया। यानी कि सेंडर है ना, सेंडर, फिर मैसेज, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक। सेंडर हो गया, है ना, संदेश भेजने वाला, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक। संप्रेषक
संप्रेषक मतलब सेंडर। संदेश माध्यम, संवाद प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया। इंग्लिश सही रहेगी इसके लिए तो, है ना। सेंडर मैसेज, मीडियम रिसीवर फीडबैक। निम्न में कौन सा एक फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के दिए गए प्रेरक तत्वों में शामिल नहीं है? कार्य वातावरण नहीं है, जबकि पहचान सम्मान है, बोनस है, उपलब्धि है। निम्न में कौन सी सिफारिश भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नहीं की गई? 73 में 2। उपमंत्री का पद समाप्त किया जाए। भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नहीं की गई, प्रथम की बात कर रहा है। मंत्रिपरिषद में अधिकतम 45 सदस्य हो, कार्य में विभाग स्थापित किया जाए, सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिखित में किए जाए। कौन है ये? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। मंत्रिपरिषद में अधिकतम 45 सदस्य हो, कार्य में विभाग स्थापित किया जाए, सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिखित में लिए जाए। भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट का शीर्षक नागरिक केंद्रित प्रशासन था? 74 में 1 है, कहीं आ गया 74 में। भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट का शीर्षक नागरिक केंद्रित प्रशासन था? 74 में 1 है। 74 में 1 है ना। 12वीं। भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट का शीर्षक नागरिक केंद्रित प्रशासन था? द्वितीय जब देखे इसमें कौन सा आ गया? एक तो ये आ गया, ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है ना। इसमें उपमंत्री का सिस्टम नहीं है। मंत्रिपरिषद में अधिकतम 45 सदस्य हो, कार्य में विभाग स्थापित किया जाए, सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिखित में किया जाए। ठीक, प्रथम हो गया है। और ये द्वितीय है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट का शीर्षक नागरिक केंद्रित प्रशासन था? 74 में 1 है। 12वीं। भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? सुब्बाराव नहीं, एम वीरप्पा मोइली। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष का नाम था 75 में एम वीरप्पा मोइली, है ना। जब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एम वीरप्पा मोइली हो गया, और ये कौन सा हो गया? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग नागरिक केंद्रित प्रशासन था। कौन सी रिपोर्ट का शीर्षक नागरिक केंद्रित प्रशासन था? ये 12वीं है। 2 आ गए भाई द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग से। अब ये की फिर तीसरा है। भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किस वर्ष गठित किया गया? 2005। 76 में 2005। भारत में लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। 77। महाराष्ट्र सही है ना। लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था महाराष्ट्र। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल संस्था में कितने सदस्य होंगे? 8 है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? जब 10 अप्रैल 2005। 79 में नहीं, 15 जून है। 79 में 15 जून 2005 है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? 15 जून 2005। वेदों को कहा जाता है श्रुति। 80 में है ना। वेदों को कहा जाता है श्रुति। ये 15 जून 2005 है। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून। और लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल संस्था में कितने सदस्य होंगे? 8 है। फिर ये महाराष्ट्र है लोकायुक्त। अब ये 2005 है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किस वर्ष गठित किया गया? फिर ये कौन सा है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? 45 में और 75 में वीरप्पा मोइली। और ये कौन सा है? शीर्षक नागरिक केंद्रित प्रशासन था 12वीं में।
भारत के द्वितीय प्रशासन सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट शीर्षक नागरिक केंद्रित प्रशासन था 74 में 12वीं। और ये इसमें ये नहीं था उपमंत्री का, है ना, प्रथम की बात कर रहा है। मंत्रिपरिषद में अधिकतम 45 सदस्य हो, कार्य विभाग स्थापित किए जाए, सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिखित में किए जाएं। निम्न में से कौन सा फेडरिक हर्जबर्ग के लिए दिए गए प्रेरक तत्वों में शामिल नहीं है? 75 में 3 है भाई। कार्य वातावरण दिए गए प्रेरक तत्वों में शामिल नहीं, कार्य वातावरण नहीं है, जबकि पहचान सम्मान है, बोनस है, उपलब्धि है। वेदों का भाग नहीं माना जाता है। वेदों का भाग वेदों का भाग ब्राह्मण, आरण्य, है ना, मंत्र, तो धर्म सूत्र करें या फिर मंत्र करें? चल मंत्र करते हैं। 81 में धर्म सूत्र है भाई, 81 में धर्म सूत्र है। वेदों का भाग नहीं माने गए हैं धर्म सूत्र, वेदों का भाग नहीं माने गए हैं धर्म सूत्र, वेदों का भाग नहीं माने गए हैं धर्म सूत्र। वेदों का भाग नहीं माने गए हैं धर्म सूत्र। 81 में ना धर्म सूत्र, वेदों का भाग नहीं माने गए हैं धर्म सूत्र। वेदों का भाग नहीं माने गए हैं धर्म सूत्र। तत्वत्वम असि का अभिप्राय है 82 में 2 है। आत्मा और ब्रह्मा में अभेद है। तत्वत्वम असि का अभिप्राय है आत्मा और ब्रह्मा में अभेद है। तत्वत्वम असि का अभिप्राय है आत्मा और ब्रह्मा में अभेद है। तत्वत्वम असि भगवद गीता का नीतिशास्त्र मूलतः है। ये है परिणाम निरपेक्षवादी 83 में, नहीं प्रयोजनवादी है भाई। भगवद गीता का नीतिशास्त्र मूलतः है प्रयोजनवादी, प्रयोजनवादी। तत्वत्वम असि का अभिप्राय है 82 में आत्मा और ब्रह्मा में अभेद, आत्मा और ब्रह्मा में अभेद है। और वेदों का भाग नहीं माने गए हैं 81 में धर्म सूत्र, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक। तत्वत्वमसि का अभिप्राय है 82 में आत्मा और ब्रह्मा में अभेद है, अभिप्राय है आत्मा और ब्रह्मा में अभेद है। भगवद गीता का नीतिशास्त्र मूलतः है 83 में 3 प्रयोजनवादी। भगवद गीता का नीतिशास्त्र मूलतः है प्रयोजनवादी। भगवद गीता सम्मत आदर्श है जब स्थित प्रज्ञ 84 में स्थित प्रज्ञ। जैन यादवाद सिद्धांत के अनुसार 85 में साधारण निर्णय अपूर्ण होते हैं और वस्तु का पक्ष विशेष ही प्रस्तुत करते हैं। साधारण निर्णय अपूर्ण होते हैं और वस्तु का पक्ष विशेष ही प्रस्तुत करते हैं। फिर जैन दर्शन के अनुसार निर्जरा है जब, इसका मतलब है निर्जला का जीव से आबद्ध कर्मों का नष्ट होना। निर्जरा है जीव से आबद्ध कर्मों का नष्ट होना। बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों में सम्मिलित नहीं है जब सर्व दुख, दुख का कारण, दुख निरोध संभव, दुख निरोध मार्ग, सर्व दुख। 87 में 2 है, दुख का कारण है। ठीक, बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों में सम्मिलित नहीं है जब 87 में 2, तो बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों में सम्मिलित नहीं है जब सर्व दुख है, दुख निरोध संभव है, दुख निरोध का मार्ग है।
दुख का कारण है, ये नहीं है। गांधी द्वारा रचित हिंद स्वराज्य है जब 88 में उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों की प्रस्तुति, उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों की प्रस्तुति। गांधी द्वारा रचित हिंद स्वराज्य है उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों की प्रस्तुति। गांधी द्वारा रचित हिंद स्वराज्य है उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों की प्रस्तुति। और ये क्या है, बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों में सम्मिलित नहीं है। सर्व दुख, दुख निवारण, निरोध संभव, दुख निरोध का मार्ग है। जैन धर्म के अनुसार निर्जरा है ना, नष्ट होना। और जैन शायदवाद सिद्धांत के अनुसार 85 में क्या है, एक साधारण निर्णय अपूर्ण होते हैं और वस्तु का पक्ष विशेष ही प्रस्तुत करते हैं। साधारण निर्णय अपूर्ण होते हैं और वस्तु का पक्ष विशेष ही प्रस्तुत करते हैं। भगवद गीता सम्मत आदर्श है, यह है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ भगवद गीता का नीति शास्त्र मूलतः प्रयोजनवादी है ना, प्रयोजनवादी। और तत्व तुम असी, आत्मा और ब्रह्मा में अभेद है। वेदों का भाग नहीं माने गए हैं। धर्म सूत्र, वेदों का भाग नहीं माने गए हैं धर्म सूत्र। जबकि मंत्र आरण्य 81 में 81 में धर्म सूत्र है ना, मंत्र है आरण्य के ब्राह्मण है। वेदों को कहा जाता है श्रुति। ये है 15 जून 2005 88 में। तीन है, यानी कि उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों की प्रस्तुति। गांधी का विश्वास था किसी भी प्रकार के साधनों से साध्य की प्राप्ति में, देखते हैं है ना, करते हैं इसको, चल साध्य और साधनों की पवित्रता में, यही करते हैं ना। 89 में 2 सही है, साध्य और साधनों की पवित्रता में। सुकरात के अनुसार सद्गुण की प्राप्ति असंभव है। सद्गुण जन्म से ही माता पिता से उत्तराधिकार रूप में प्राप्त होता है। सद्गुण सापेक्षिक और परिवर्तनीय होता है। 90 में ज्ञान सद्गुण है सुकरात के अनुसार। सुकरात के अनुसार ज्ञान सद्गुण है। सुकरात के अनुसार ज्ञान सद्गुण है। सुकरात के नीति शास्त्र का उपयुक्त लक्षण है। सुकरात के अनुसार 90 में 4 है, ज्ञान सद्गुण है। ठीक, इसके बाद में सुकरात के नीति शास्त्र का उपयुक्तम लक्षण है। 91 में 4 है, सद्गुण नीति शास्त्र। सुकरात के नीति शास्त्र का उपयुक्तम लक्षण है सद्गुण नीति शास्त्र। सुकरात के नीति शास्त्र का उपयुक्तम लक्षण है सद्गुण नीति शास्त्र। देकार्त के अनुसार अंतर क्रियावाद व्याख्या करता है। 92 में 4 है, 92 में 4 है। देकार्त के अनुसार अंतर क्रियावाद व्याख्या करता है। देकार्त के अनुसार अंतर क्रियावाद व्याख्या करता है। वाण में 4 है भाई, मानस और शरीर के संबंध की, मानस और शरीर के संबंध की। देकार्त के अनुसार अंतर क्रियावाद व्याख्या करता है। 92 में 4 मानस और शरीर के संबंध की। देकार्त के अनुसार अंतर क्रियावाद व्याख्या करता है।
92 में 4 मानस और शरीर के संबंध की। देकार्ते के अनुसार अंतर क्रियावाद व्याख्या करता है मानस और शरीर के संबंध की। देकार्ते के अनुसार अंतर क्रियावाद व्याख्या करता है 92 में 4 है भाई मानस और शरीर के संबंध की। स्वार्थमूलक सुखवाद के अनुसार 93 में 2 है सुख ही नैतिकता का मानदंड है। सुख ही नैतिकता का मानदंड है। स्वार्थमूलक सुखवाद के अनुसार सुख ही नैतिकता का मानदंड है। स्वार्थमूलक सुखवाद के अनुसार देकार्ते के अनुसार अंतर क्रियावाद व्याख्या करता है 92 में 4 है समझ में एक बार और कुछ बात। अंतर क्रियावाद व्याख्या करता है मानस और शरीर के संबंध की। मानस और शरीर के संबंध की। स्वार्थमूलक सुखवाद के अनुसार तो है सुख ही नैतिकता का मानदंड है। स्वार्थमूलक सुखवाद के अनुसार सुख ही नैतिकता का मानदंड है। वो तो नाम से पता चल रहा है ना स्वार्थमूलक सुख ही नैतिकता का। कांट के अनुसार नैतिक नियम है एक निर्जेप आदेश। एक निर्जेप आदेश। कांट बल नहीं देता कर्मों के परिणाम पर, कर्तव्य पर, नैतिक नियम पर, कर्ता की स्वतंत्रता पर। कर्तव्य पर, नैतिक नियम पर, कर्ता की स्वतंत्रता पर ये नहीं है। 95 में 4 नहीं है। कांट बल नहीं देता कर्मों के परिणाम पर। दंड का वह सिद्धांत जिसके अनुसार अपराधी को दंड उसके स्वयं के भले के लिए दिया जाता है। दंड का सुधारात्मक सिद्धांत 96 में। दंड का सुधारात्मक सिद्धांत। सामाजिक विज्ञान के संप्रदाय के संदर्भ में निम्न में कौन सा गुण सम्मिलित नहीं किया जाता? मानवीय संबंधों के साथ व्यवहार करना, समकालीन समाज का अध्ययन, समाज की भविष्य की समस्याओं का अध्ययन, जीने की कला से व्यवहार करना। जीने की कला 97 में नहीं। समाज की भविष्य की समस्याओं का अध्ययन ये नहीं है। मानवीय संबंधों के साथ व्यवहार करना सही है। समकालीन समाज का अध्ययन सही है। और समाज के भविष्य की समस्याओं का अध्ययन है ना, जब कौन सा है 97 में 3, जब ये नहीं है ना, भविष्य की बात नहीं करता है। मानवीय संबंधों के साथ व्यवहार करना, समकालीन समाज का अध्ययन, जीने की कला से व्यवहार करना। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष की श्रेणियों का श्रेणीबद्ध क्रम है। ब्लूम जब संश्लेषण व विश्लेषण और फिर संश्लेषण एक साथ आएगी। संश्लेषण, विश्लेषण और संश्लेषण, विश्लेषण संश्लेषण, विश्लेषण संश्लेषण, तो सब साथ साथ ये मार दिया इसने। तो जब मूल्यांकन, विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, इसको तो हटा देना। विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन और विश्लेषण संश्लेषण ये है विश्लेषण संश्लेषण नहीं, ये पीछे तो सही है, आगे सही है सिस्टम। जब ज्ञान बोध, ज्ञान प्रयोग बोध, ज्ञान प्रयोग बोध, क्या ये सही है? 98 में 3, 98 में 1 है, यानी कि ज्ञान है तो ज्ञान बोध प्रयोग इसमें भी तो है। ठीक है, ज्ञान बोध प्रयोग इसमें भी था। नहीं, इसमें अपन ने प्रयोग कर दिया पहले, है ना, प्रयोग कर दिया। पहले ज्ञान करेंगे, फिर बोध करेंगे, फिर इसके बाद में प्रयोग करेंगे। विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, ये तो सही है। विश्लेषण से बड़ी होती है संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। जब ज्ञान बोध प्रयोग, ठीक। नागरिक शास्त्र इतिहास के साथ निम्न में किस प्रकार के सहसंबंध दर्शाता है? 99 में
तो है अनुप्रस्थ सह संबंध। अनुप्रस्थीय सह संबंध नागरिक शास्त्र इतिहास के साथ निम्न में से किस प्रकार के सह संबंध दर्शाता है? अनुप्रस्थ सह संबंध। अन्य विद्यालय विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान के सह संबंध का लाभ है विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करना। यही कर देते हैं। यहाँ पर छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना। 100 में छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करता है। अन्य विद्यालय विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान के सह संबंध का लाभ है। अरे सुन मेरी बात, ये गलत है भाई। 100 में 4 का मतलब है AVT सही है। AVT सही है। AVT सही है। यदि विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करता है, ठीक है। छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित करता है, ठीक है। छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करता है, ठीक है। परियोजना विधि को विकसित किया है। ये तो परियोजना वो है ना, किलपैट्रिक 2 है यार इसमें। जब विलियम WH किलपैट्रिक, चलिए करते हैं 101 में 101 में विलियम WH किलपैट्रिक सही है। परियोजना विधि को विकसित किया। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सामाजिक विज्ञान के अधिगमकर्ताओं में मानसिक योग्यता एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि का विकास करने में सहायक है? किसकी बात कर रहा है? मानसिक योग्यता एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि। जब ये समस्या समाधान विधि होना चाहिए। चल यही करते हैं 102 में 4 सही है। समस्या समाधान विधि अधिगमकर्ता में उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं जैसे विमर्शी चिंतन, सृजनात्मक कल्पना और समस्या समाधान का विकास करने वाली शिक्षण पद्धति है। सामाजिक क्षेत्र भ्रमण, भूमिका निर्वाह, मस्तिष्क उद्वेलन, विमर्शी, समस्या समाधान। संज्ञानात्मक योग्यताओं जैसे विमर्शी चिंतन, सृजनात्मक कल्पना, समस्या समाधान। तो इसमें ये करें, यहाँ पर ये करें 103 में 4 है। मस्तिष्क उद्वेलन योग्यताओं जैसे विमर्शी चिंतन, सृजनात्मक कल्पना और समस्या समाधान। निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री अपनी प्रकृति में श्रव्य एवं दृश्य दोनों है? दूरदर्शन। एडगर डेल के अनुसार अनुभव शंकु का आधार दर्शाता है। एडगर डेल के अनुसार अनुभव शंकु का आधार दर्शाता है। 105 में 3 है। प्रत्यक्ष प्रयोजनशील अनुभवों को, प्रत्यक्ष एवं प्रयोजनशील अनुभवों को। एडगर डेल के अनुसार अनुभव शंकु का आधार दर्शाता है। प्रत्यक्ष एवं प्रयोजनशील अनुभवों को। जब वास्तविक वस्तु का उसके विस्तृत आकार की वजह से कक्षा में उपयोग संभव नहीं हो, तब कौन सी शिक्षण सामग्री उस वस्तु के स्थान पर सर्वाधिक उपयोगी होगी? ये वो है, मॉडल है, प्रतिमान मॉडल। जब वास्तविक वस्तु का उसके विस्तृत आकार की वजह से कक्षा में उपयोग संभव नहीं हो, तब कौन सी शिक्षण सामग्री उस वस्तु के स्थान पर सर्वाधिक उपयोगी होगी? प्रतिमान मॉडल। 106 में 2। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षक कक्षा में सुगमकर्ता की तरह कार्य करता है। ठीक है। 2005। CB वुड के अनुसार निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? CB गुड। दक्षता केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, सहज संबंधित पाठ्यक्रम। एक कर दें क्या इसमें? 108 में सही है यार, दक्षता केंद्रित है ना।
ये कोई कुछ नहीं है, ये है ना जब विषय केंद्रित है, अनुभव केंद्रित है, सह सहज संबंधित है। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है? सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है। जब अभिप्रेरणा का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, पृथकता का सिद्धांत, ये नहीं है, ये है, ये है, ये है। चल 109 में 4 सही है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। निम्नलिखित विकल्पों से पाठ्य योजना के हर्बर्टीय उपागम के उपयुक्त तार्किक अनुक्रम का चयन कीजिए। जब ये वो है प्रस्ताव, प्रस्तु, प्रस्ती, है ना, प्रस्ताव, प्रस्तु, प्रस्ताव, प्रस्तु एक साथ देख ले, प्रस्ताव, प्रस्तु, प्रस्ताव, प्रस्तु, प्रस्ताव, प्रस्तु इसमें आ रहा है बस, है ना, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रस्ताव, प्रस्तु। और थोड़ी कहीं आगे पीछे नहीं, और नहीं है आगे पीछे ना, प्रस्ताव, प्रस्तु, संबंध, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, 3 करते हैं इसमें 110 में, सही है। प्रस्ताव, प्रस्तु, संबंध, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। फिर निम्नलिखित में कौन से शिक्षक द्वारा कक्षा में वास्तविक कार्य की योजना है? वास्तविक कार्य की योजना है विद्यालय योजना, वार्षिक योजना, मासिक योजना, पाठ योजना। शिक्षक द्वारा कक्षा में, पाठ योजना है 111 में, पाठ योजना। मॉरिसन द्वारा दिए गए इकाई उपागम है, निम्नलिखित में कौन सा चरण पद सम्मिलित नहीं है? संगठन, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, विशिष्टीकरण। मॉरिसन, है ना, मॉरिसन इकाई उपागम में निम्न कौन सा चरण पद सम्मिलित नहीं है? जब पता नहीं यार, संगठन कर दें क्या इसमें, ऑर्गेनाइजेशन 12 में, विशिष्टीकरण है भाई, स्पेसिफिकेशन है, ठीक, विशिष्टीकरण है ये। जबकि अन्वेषण है, संगठन है, प्रस्तुतिकरण है। मॉरिसन द्वारा दिए गए इकाई उपागम में निम्नलिखित में कौन सा चरण पद सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है। जब अन्वेषण खोज है, प्रस्तुतिकरण है और संगठन है, विशिष्टीकरण नहीं है। संरचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? एक कार्यक्रम के पूर्ण होने पर, शिक्षण सत्र के अंतर्गत, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। 2 कर दें क्या इसमें, 113 में 2 सही है। एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। संरचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, 113 में 2। निम्न में से कौन सी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता है, वैधता है, विषय विभेदीकरण है, विषय निष्ठता। विश्वसनीयता, वैधता, विभेदीकरण, वस्तुनिष्ठता, विषय निष्ठता, वस्तुनिष्ठता आती है यार इसमें। ये कर दो तो सही है। चल ये करते हैं, सब्जेक्टिविटी, ये विभेदीकरण। चल 4 करते हैं ना, 114 में 4 सही है भाई। वस्तुनिष्ठता आएगी इसमें, है ना, विश्वसनीयता है, वैधता है, विभेदीकरण है, वस्तुनिष्ठता आएगी इसमें। निम्न में कौन सी निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण की सीमा है? अंकन की व्यक्तिनिष्ठता, निर्माण में आसानी, अभिव्यक्ति का आकलन, विचार एवं कल्पना का मूल्यांकन। जब सीमा है ये सही है, अभिव्यक्ति आकलन ये भी सही है ना, और निर्माण में आसानी, अंकन की व्यक्ति निष्ठता, सब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग, इजी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक कर दें क्या इसमें,
115 में अंकन की व्यक्तिनिष्ठता है। ठीक, ये सीमा है, यानी कि निबंधात्मक में ये नहीं है। ठीक है ना, जबकि निर्माण में आसानी है, अभिव्यक्ति का आकलन भी है, विचार एवं कल्पना का मूल्यांकन भी है निबंधात्मक से, लेकिन अंकन का सिस्टम नहीं है, सब्जेक्टिविटी। ठीक है ना, आइडिया ज़्यादा चलता है इसमें। सामाजिक विज्ञान में निम्न में कौन से प्रकार के परीक्षण में छात्रों के आलोचनात्मक एवं स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन के ज़्यादा अवसर होते हैं? स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन के ज़्यादा अवसर होते, जब स्वतंत्र चिंतन की बात कर रहा है ना और मूल्यांकन के ज़्यादा अवसर होते हैं, तब ये वही आएगा भाई। कौन से प्रकार के परीक्षण में छात्रों के आलोचनात्मक एवं स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन के ज़्यादा अवसर होते हैं? स्वतंत्र की बात कर रहा है तो ये निबंधात्मक और आलोचनात्मक, तो चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन टाइप्स। चल देखते हैं इसमें क्या है। 116 में सही है यार, निबंधात्मक प्रकार। ठीक, आलोचनात्मक एवं स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन के ज़्यादा अवसर होते हैं निबंधात्मकता में। फिर सारगोन युगीन सुमेरियन अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के लिए निम्न कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? 17 में 4 है भाई, मेलुहा। ऋग्वेद काल में कौन सा देवता युद्ध का देवता कहा जाता है? इंद्र है, 118 में। फिर कार्य कारणवाद की बौद्ध अवधारणा कहलाती है? प्रतीत्य समुत्पाद। चलिए ये करते हैं, 119 में सही है, कार्य कारणवाद की बौद्ध अवधारणा कहलाती है प्रतीत्य समुत्पाद। फिर मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि की माप और उनकी सीमाओं का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायित्व था? भूमि की माप और उनकी सीमाओं, ग्रामिक युक्त रज्जुक ग्राम प्रादेशिक, या फिर ग्रामिक ही है। अधिकारी भूमि की माप और उनकी सीमाओं, देखते हैं क्या है 120 में, 3 या 4 में से है ना, 20 नहीं, गलत है, रज्जुक है भाई। मौर्य प्रशासन में निम्न कौन सा अधिकारी भूमि की माप और उनकी सीमाओं का निर्धारण करने में उत्तरदायी था? रज्जुक। 120 में रज्जुक है। निम्न में से कौन सा विशालतम चैत्य है? काले का है, 121 में काले है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनिए। जब कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे, मंदिरों में मूर्तिकला गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई। गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया। जब से तो सही है इसमें, है ना, से सही है। फिर मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई। कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे। क्या सभी कर दें क्या इसमें? 122 में सभी सत्य भाई। ठीक, कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है, मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई। गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया। बराह मेरी की व्रत संहिता की रचना हुई? पता नहीं, 5वीं या फिर तीसरी, 123 में छठी है ना, 6ठी शताब्दी में बराह मेरी की व्रत संहिता की रचना हुई, 6ठी शताब्दी ईस्वी में। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पुष्टि मार्ग का संस्थापक था? वल्लभाचार्य है, 24 में, है ना। कस्ब अल महजूब पुस्तक का लेखक कौन था? जब इसका अपन कर देते हैं अल हुजबीरी कर देते हैं, देख पता तो है नहीं है, 125 में सही है,
अल हुजरी, क्योंकि इनके जो रचना है इनको तो कुछ कुछ जानते हैं, ये पहली बार आ रहा है। तो कस्ब अल महजूब अल हुजवीरी, अल हुजवीरी। मुगल शासक अकबर के समय निर्मित प्रथम इमारत इनमें से कौन सी है? जब इसमें सबसे पहले आएगी कौन सी? जोधाबाई का महल करें या हुमायूं का मकबरा करें? 26 में हुमायूं का मकबरा है भाई सबसे पहले। मुगल शासक अकबर के समय निर्मित प्रथम इमारत इनमें से कौन सी थी? हुमायूं का मकबरा। शिवाजी ने निर्मित किस मराठा प्रमुख से जावली पर विजय प्राप्त की? किस मराठा प्रमुख से? जावली पर, जावली पर। तो फिर ये संताजी घोरपड़े कर दें? नहीं, चंद्रराम मौर्य भाई। शिवाजी ने निम्न किस मराठा प्रमुख से जावली पर विजय प्राप्त की? चंद्रराम मौर्य, चंद्रराम मौर्य भैया। शिवाजी ने निम्न किस मराठा प्रमुख से जावली पर विजय प्राप्त की? चंद्रराम मौर्य। 1857 क्रांति के दौरान जगदीशपुर में कुंवर सिंह की मृत्यु के उपरांत विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? 1857 क्रांति के दौरान, है ना, जगदीशपुर में कुंवर सिंह की मृत्यु के उपरांत, ये बिहार में था, है ना, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में कुंवर सिंह की मृत्यु के उपरांत विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? अमर सिंह। जगदीशपुर ये बिहार से संबंधित है भाई, 1857 की क्रांति की बात है ये। जब इसके बाद में कौन आया था? अमर सिंह आया था। आगे चलते हैं। 1890 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो है फिरोज शाह मेहता। 1890 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1890 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अठारह सौ नब्बे ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? फिरोज शाह मेहता। 129 में 2, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। 1917 में मॉन्टेग्यू की ऐतिहासिक घोषणा के बाद होम रूल आंदोलन को किसने समाप्त किया? 1890 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6वें अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता। ये बताइए कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1890 में। यहाँ पर ये बताइए 6वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1890 में। 6वां अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? 1890 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 6वां। 1890 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता। 1913 के मॉन्टेग्यू की ऐतिहासिक घोषणा के बाद होम रूल आंदोलन को किसने समाप्त किया? ये वो है एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक दोनों ने। 130 में सिर्फ एनी बेसेंट है। 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू की ऐतिहासिक घोषणा के बाद होम रूल आंदोलन को किसने समाप्त किया? एनी बेसेंट ने। असहयोग के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सितंबर 1920 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? असहयोग के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सितंबर 1920 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? असहयोग के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सितंबर 1920 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी?
लाला लाजपत राय। ये बताइए लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी 1920 में असहयोग के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सितंबर 1920 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? असहयोग, लाला लाजपत राय। सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान धारासना सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित किसने किया? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। धारासना सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित किसने किया? सरोजिनी नायडू। सविनय अवज्ञा। देखिए धारासेना से सरोजिनी नायडू। धारासना सरोजिनी नायडू। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित ताम्रलिप्त जातीय सरकार का नेता कौन था? ताम्रलिप्त जातीय सरकार का क्या चेतु हरिजन कर दें इसमें या केसी नियोगी करें? 133 में गलत है, सतीश चंद्र सामंता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित ताम्रलिप्त जातीय सरकार का नेता कौन था? ताम्रलिप्त जातीय सरकार का नेता कौन था? सतीश चंद्र सामंता। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जनरल वाशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का कमांडर किसने नियुक्त किया? चौंतीस में दो, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जनरल वाशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का कमांडर किसने नियुक्त किया? द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने किसके प्रस्ताव पर मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया? पैंतीस में 3 है और 34 में 2 है। 35 में 3 है। लफायत। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने किसके प्रस्ताव पर मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया? लफायत। लफायत। शीत अनियंत्र को 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश एवं सूर्य की किरणों का आपतन कोण क्या होगा? 36 में 4 है। 23 डिग्री 30। ये वर्ड हिस्ट्री आ गई भाई, वर्ड ज्योग्राफी है ना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जनरल वाशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का कमांडर किसने नियुक्त किया? द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने किसके प्रस्ताव पर मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया? लफायत। फिर शीत अनियंत्र को 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर सूर्य किरणों का आपतन कोण क्या होगा? 36 में 4 है। 23 डिग्री 30 इंच। 23 डिग्री 30 इंच है। कोर मेंटल सीमा के साथ मेल खाता है। कोर मेंटल सीमा के साथ मेल खाता है। 37 में 3 है। गुटेनबर्ग असंतता। गुटेनबर्ग असंतता कोर मेंटल सीमा के साथ मेल खाता है। मतलब समझ में नहीं आया। कोर तो पृथ्वी की अंदर का वो कोर होता है और फिर सियाल सीमा पे ये संरचना है पृथ्वी की, मेल खाता है। गुटेनबर्ग असंतता है। क्या पता है क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है ना। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अटलांटिक चौड़ा हो रहा है, प्रशांत सिकुड़ रहा है, चुंबकीय उत्तर ध्रुव अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, लाल सागर धीमी गति से सिकुड़ रहा है। कौन सा सही नहीं है? प्रशांत सिकुड़ रहा है नहीं, प्रशांत फैल रहा होगा यार।
अटलांटिक चौड़ा हो रहा है, चमकी उत्तरी ध्रुव अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, लाल सागर धीमी गति से 138 में 2 होना चाहिए भाई, नहीं गलत है, ये है भाई। लाल सागर धीमी गति से, धीमी गति नहीं आएगा इसमें, नहीं ये धीमी गति नहीं आएगा इसमें, सिकुड़ नहीं आएगा इसमें, फैल रहा हुआ आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो बर्फ़ गिर रही है ग्लेशियरों की, तो उनकी वजह से विस्तार हो रहा है समुद्रों का, ठीक। तो ये फैल रहा है, चमकी उत्तरी ध्रुव अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, प्रशांत सिकुड़ रहा है। ओहो 138 यानी कि 4, ये सही नहीं है। अटलांटिक चौड़ा हो रहा है, प्रशांत सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है, चमकी उत्तरी ध्रुव अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, ये सही है, ये सही है। अच्छा ये गलत है। दक्कन ट्रैप क्षेत्र किसके कारण बना था? जब ये ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से। कर दें क्या यही 139 में? सही है, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से दक्कन ट्रैप। फिर सममंडल में अधिकांशतः शामिल है। जब सममंडल में वायुमंडल, तापमंडल और आयनमंडल, चलिए यही करते हैं। नहीं, समतापमंडल है, मध्यम मंडल है, क्षोभ मंडल, सममंडल। सब सममंडल को इंग्लिश में क्या है? होमोसेपियर, लार्जेस्ट इंक्लूड। इससे आंसर सही जाएगा भाई, होमोसेपियर। होमोसेपियर का मतलब हो गया इसमें क्षोभ है, मध्यम मंडल है, समताप मंडल है, ठीक, सममंडल, होमोसेपियर। पृथ्वी सतह पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितनी सौर ऊर्जा पहुंचती है? 41 में। 35 करें या फिर 65 करें? 41 में 2 है भाई, यानी कि 51। पृथ्वी की सतह पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितनी सौर ऊर्जा पहुँचती है? 51 पहुँचती है, 51%। निम्नलिखित में वर्षण के अंतर्गत कौन सा आता है? नीचे दिए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। वर्षण की बात कर रहा है, यानी वर्षा की बात कर रहा है। जब हिमवर्षा आएगी, फुहार वर्षा आएगी, तो हिन का मतलब क्या है? तो हिन का मतलब है रैमी, इसका पता नहीं है। ड्रेजली, फुहार। जब मैं इसमें ए, सी और बी कर रहा हूँ, डी को छोड़ता हूँ, ए, बी, सी, तो क्या 42 में 2 है? 42 में 3 है, यानी कि सभी है। तो तुहिन का मतलब क्या है भाई? फुहार है, वर्षा है, हिमवर्षा है, तुहिन, रायमी। निम्नलिखित में से ठंडी जलधारा कौन सी है? इसको तो बता दूंगा मैं। ठंडी ये है लेब्राडोर, ठीक है ना, ब्राज़ील गर्म है। मोजाम्बिक जलधारा, एंटीलीज जलधारा, लेब्राडोर। चल यही करता हूँ 2 में, है ना, 143 में। सही है, ये ऐसे याद किया था, लेब्राडोर से कोल्ड यानी ठंडा, कोल्ड लेब्राडोर, है ना, लेब्राडोर जलधारा ठंडी है। ब्राज़ील, से गर्म का रे आ रहा है इसमें, ब्राज़ील में गर्म। एंटीलीज जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, ये वैसे याद करनी पड़ेगी भाई। जब ठंडी जलधारा कौन सी है? लेब्राडोर है, ठीक है। जबकि ब्राज़ील गर्म है, एंटीलीज ये गर्म है, मोजाम्बिक ये गर्म है, एंटीलीज मोजाम्बिक, है ना। जब लेब्राडोर ठंडी होगी, ठीक। अब ब्राज़ील गर्म और एंटीलीज भी गर्म है, यानी कि एंटी पार्टी का आदमी है तो वो गर्म है ना भाई। मोजाम्बिक भी गर्म है। निम्न में से कौन सी प्रवाल भित्ति आकार में सबसे लंबी और चौड़ी होती है? ये प्रवाल द्वीपीय, ये है अवरोधक प्रवाल भित्ति, प्रवाल द्वीपीय, अवरोधक प्रवाल, तटीय प्रवाल, बैरियर रीफ, फिंगर रीफ। बैरियर रीफ करते हैं, चल 144 में बैरियर रीफ सही है। इंग्लिश से काफ़ी हेल्प मिलती है भाई, बैरियर रीफ। निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? यानी कि इधर से जा रहा है और इधर,
दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है। जब नीलगिरी, इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, पालघाट। इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, नीलगिरी, पालघाट। कौन सा करें इसमें? पालघाट, पालघाट। जब पालघाट और पालघाट। नीलगिरी, इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, पालघाट, ये यार सब एक साथ सी है, कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है इसमें। जब नीलगिरी फिर इलायची की पहाड़ियाँ, चल एक ही करते हैं ना, होगा गलत होगा तो। 45 में 3 है भाई। जब इसका मतलब 3 का मतलब ये है, यानी कि नीलगिरी नहीं आएगी, पहले इलायची की पहाड़ियाँ आएगी नीचे, इलायची की पहाड़ियों के बाद में फिर आएगी अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद में फिर पालघाट है, फिर नीलगिरी है, यानी नीलगिरी ऊपर है। ये क्लियर नहीं था भाई। जब इलायची की पहाड़ियाँ सबसे नीचे है, फिर इलायची की पहाड़ी सबसे नीचे है, फिर अन्नामलाई होगी सेकंड पर, इलायची, अन्नामलाई, फिर पालघाट हो गया और फिर नीलगिरी है। यानी कि इलायची, इलायची से ऊपर अन्नामलाई, इलायची, अन्नामलाई, फिर पालघाट, फिर नीलगिरी। इलायची है ना, इलायची, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, जब ये नीचे की बात कर रहा है, जब सबसे पहले है इलायची, इलायची के बाद में फिर अन्नामलाई है, अन्नामलाई के बाद में फिर पालघाट है, पालघाट के बाद में फिर नीलगिरी है। ठीक है, इलायची, अन्नामलाई, पालघाट, यानी कि पालघाट से पहले अन्ना है, इलायची, फिर अन्ना, फिर इलायची, अन्ना, फिर पाल, फिर नीलगिरी। किस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त की जाती है? किस क्षेत्र में? जब ये वो होगा कौन सा, पश्चिम घाट कर दें क्या इसमें? एक 146 में सही है, पश्चिमी घाट। प्रसिद्ध गैरसोप्पा जलप्रपात किस नदी के द्वार पर बना है? गैरसोप्पा, ये शरावती है, 47 में ना, शरावती, गैरसोप्पा है ना, गैरसोप्पा, शरावती। फिर निम्न में से कौन सी मृदा लोहे ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम के यौगिकों से समृद्ध होती है, किंतु भारी विचालन के कारण इसमें चूने और सिलिका की कमी होती है? जब निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोहे ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है, किंतु भारी विचालन के कारण इसमें चूने और सिलिका की कमी होती है? जो लोहे या लाल मृदा करता हूँ, लाल करें या लेटराइट करें? इस तो नहीं है, चलो ना, तो लाल या फिर लेटराइट। जब चूने की भी बात कर रहा है ये, है ना, जब इसमें चल 3 करते हैं ना, 148 में 3 सही है भाई, लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोहे ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है? एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है, किंतु भारी विचालन के कारण इसमें चूने और सिलिका की कमी होती है। ठीक, सिलिका ड्यू टू हैवी लॉसिंग। निम्नलिखित में कौन सा सूती वस्त्र केंद्र उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? ये लखनऊ आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का। हाँ, यही करते हैं ना, 149 कानपुर है यार। निम्नलिखित में कौन सा सूती वस्त्र केंद्र उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? कानपुर। मालखेत की पहाड़ियाँ अवस्थित है अलवर में? नहीं, मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में है। मालखेत की पहाड़ियाँ अवस्थित है सीकर में, मालखेत की पहाड़ियाँ अवस्थित है सीकर में ना, मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में। फिर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर। ये लोहे ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है, किंतु भारी विचालन के कारण इसमें चूने और सिलिका की कमी होती है। लेटराइट मृदा
फिर गुरसप्पो, शरावती, और ये कौन सा है, पश्चिम घाट है। इसमें इलायची पहले है, इलायची, अन्नामलाई, पालघाट, फिर नीलगिरी। निम्न में कौन सी है ना, जब ये बैरियर रीफ है। तो ये था भाई सेकंड ग्रेड का पेपर एसएस का, ठीक, संस्कृत डिपार्टमेंट वाली भर्ती का। जो वो सेम ये पेपर, तो वो चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट वाली हो चाहे सामान्य डिपार्टमेंट वाली हो, इस प्रकार का आएगा एसएसटी का, सोशल साइंस का। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।